हेलो बच्चों, तो प्रकाश के परावर्तन में आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन में लास्ट में हम लोगों ने समझा था प्रकाश के परावर्तन के कौन से जो गुण होते हैं वो परिवर्तित होते हैं या परिवर्तित नहीं होते हैं, और अपवर्तन के थोड़ा सा बेसिक हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन बच्चों दो प्रकार का होता है, जल्दी से समझते हैं इसके बारे में। पहला होता है रेगुलर यानी नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन ये क्या होता है? जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर गिरकर परावर्तित होता है तो उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, एक ही डायरेक्शन में परावर्तित होता है, तो उसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। और जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है और वहाँ से परावर्तित होता है तो भिन्न भिन्न अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होता है, उसे हम बोलते हैं विसरित परावर्तन। परावर्तन दो तरह का होता है, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन। जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर गिरकर परावर्तित होता है तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं, और जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरकर परावर्तित होता है तो उसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं। देखिए, हर बार अलग अलग दिशाओं में परावर्तन हो रहा है। परावर्तित प्रकाश किरण की दिशाएं भिन्न भिन्न होंगी, इसका मतलब वहाँ विसरित परावर्तन है। जब परावर्तित प्रकाश एक ही दिशा में जाएगा यानी कि वहाँ पर नियमित परावर्तन है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब बात करते हैं इमेज की। इमेज का मतलब प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की बात करते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब क्या है? जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने या मिरर के सामने रखते हैं तो आपने देखा है मिरर में उस वस्तु का शेप, उस वस्तु की आकृति बन जाती है। उस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रति का मतलब होता है स्वयं का, स्वयं का आकार या स्वयं की आकृति। स्वयं की आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए ये दर्पण है, शीशा है, सामने हम मार्कर रखेंगे तो इस शीशे में, इस दर्पण में मार्कर की आकृति दिखाई देगी। वो आकृति ही इस मार्कर का प्रतिबिंब होगी। ठीक है, जैसे आप आमतौर पर घरों में जो शीशा होता है, समतल दर्पण होता है, आप उसके सामने खड़े होते हैं तो आपको उसमें अपना प्रतिबिंब नजर आता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है उसको अच्छे समझते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहली चीज़ तो प्रतिबिंब की परिभाषा बहुत सिंपल सी है, इसको ऐसे याद रखना है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, प्रतिबिंब कितने तरह का होता है? तो प्रतिबिंब बच्चों दो तरह का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है रियल, दूसरा होता है वर्चुअल। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अच्छा इसको समझने के लिए थोड़ा सा दर्पण के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। फिलहाल अभी अब जब आगे बढ़ेंगे, दर्पण यानी मिरर, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग वास्तविक और आभासी दोनों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। दर्पण दो तरह के होते हैं, चैप्टर में अभी आपको पढ़ना है, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण के बारे में पहले समझेंगे, बाद में गोली दर्पण के बारे में समझेंगे। गोली दर्पण के भी दो पार्ट होते हैं, यानी कि उत्तल और अवतल। यानी मिरर दो तरह के हैं, एक है प्लेन मिरर, दूसरा है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर जो होगा वो दो टाइप्स का होगा, एक होगा कॉन्वेक्स, दूसरा होगा कॉनकेव। कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण, कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है भाई, हम आपको प्रतिबिंब के बारे में बता रहे थे। जरा समतल दर्पण से इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। पहले आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आभासी नाम से ही पता चल रहा है जिसका आभास किया जाए, और जिसका आभास किया जाए वो वास्तव में नहीं, यानी उसकी कल्पना की जा सकती है।
इसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही बात है। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए, कांच की एक प्लेट है, कांच की एक प्लेट है और इसके एक साइड पर हमने पॉलिश कर दिया। ये जो पॉलिश होता है ये लाल ऑक्साइड का पॉलिश होता है या पारे की कलई, चांदी की कलई की जा सकती है। तो जब समतल प्लेट की एक और पॉलिश कर देते हैं तो ये जो दर्पण बन गया ये हो गया प्लेन मिरर। कौन सा दर्पण बन गया? समतल दर्पण। ये हो गया समतल दर्पण आपका। ठीक है, इसको समझने का थोड़ा प्रयास करें। मान लीजिए इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, ओ से हमने यहाँ पर डिनोट किया इसे। ये एक वस्तु है, सामने समतल दर्पण है, हम इसका प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। बाई चांस यहाँ से मान लीजिए देख रहे हैं इसे, ये नेत्र हो गया। एक बात याद रखेंगे, नेत्र प्रतिबिंब को देखेगा, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जहाँ दो किरणें आपस में काटेंगी, जहाँ दो किरणें आपस में मीट करेंगी वहीं प्रतिबिंब नेत्र को दिखाई देगा। तो नेत्र पर जो प्रकाश किरणें परावर्तित होकर आएंगी, जैसे कि हमने आपसे बोला कि इस मार्कर को देखना है, तो ये मार्कर क्यों दिख रहा है? क्योंकि इससे परावर्तित प्रकाश किरण आपके नेत्र में पहुंच रही है। इस पर प्रकाश गिर रहा है आकर, और गिरने के बाद इससे परावर्तित हो रहा है, पढ़कर लौट रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनना, इसलिए ये दिखाई दे रहा है। तो नेत्र पर जो प्रकाश किरणें आएंगी, परावर्तित प्रकाश किरणें आएंगी, जिस कारण हमें वस्तु दिखाई देगी। तो अगर बात की जाए शीशे की यानी समतल दर्पण की बात की जाए, तो बच्चों किसी भी वस्तु से दो किरणें आप दिखा दीजिए, वो दो किरणें जहां पर भी काटेंगी वहीं होगा उसका प्रतिबिंब। और वो किरणें कहीं भी आप दर्शा सकते हैं, सीधे दर्शा सकते हैं, या सीधे नहीं तो थोड़ा सा इस साइड ऐसे दर्शा दिया हमने आप। ठीक, ये हो गई। अच्छा, देखा जाए तो ये जो प्रकाश किरण वस्तु से जा रही, दर्पण पर गिर रही है, और जो प्रकाश किरण किसी सतह पर गिरती है उसका नाम आपको बताया गया था आपतित किरण। बहुत अच्छी बात है। आपतित किरण, ये पॉइंट जो होगा, जिस पॉइंट पर गिरती है उस पॉइंट का नाम होता है आपतन बिंदु, और आपको पता है आपतन बिंदु पर क्या होता है? अभिलंब। तो ये हो गया अभिलंब, ये अभिलंब हो गया। ठीक है, ये एंगल हो गया आई। बहुत अच्छी बात है। और जितना एंगल आई होता है परावर्तन के नियम से आपको पता है, उतना ही एंगल होता है आर, उतना ही एंगल क्या होता है? आर। तो आमतौर पर आप लोग देखते हैं कि दर्पण में सामने कोई वस्तु रखी है और दर्पण में हमें सामने दिखाई दे रही है। तो ये वस्तु रखी है, हमें दर्पण के अंदर दिखाई देती है। ऐसा क्यों? रीजन समझ रहे हैं हम लोग? तो ये जो परावर्तित प्रकाश किरणें, इसे ये कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? आंख को ये प्रकाश किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? तो ये दर्पण के भीतर से आती हुई प्रतीत होगी, लेकिन अभी भी प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा। हमने आपसे कहा प्रतिबिंब तभी नजर आएगा जब कम से कम दो किरणें आए, यानी दो किरणें काटती हुई प्रतीत हो। तो अभी तो सिंगल किरण, तो इससे हम एक किरण और दर्शा सकते हैं। कैसे भी दिखा दें, कितनी भी किरणें दिखा दें, आपको प्रतिबिंब वहीं मिलेगा। यहाँ किरण दिखा दें, ऐसे दिखा दें, ऐसे दिखा दें, ऐसे दिखा दें, ऐसे दिखा दें, कोई भी किरण दिखा दीजिए आप। हमने मान लीजिए ऐसे दिखा दी किरण, इस तरह से दिखा दी। अब ये फिर से आपतित किरण हो गई। अगर ये आपतित किरण हो गई बच्चों, तो आपतित किरण एक तरह का ये आपतन बिंदु हो गया, और आपतन बिंदु पर क्या हो जाएगा? ये अभिलंब। ये फिर से अभिलंब हो गया भाई। तो ये पहली आपतित किरण, ये दूसरी आपतित किरण। पहली आपतित किरण तो ये पहली परावर्तित किरण, दूसरी आपतित किरण तो ये एंगल हो गया बच्चों आई, ये होना चाहिए आर। इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे, ये आती हुई प्रतीत हो रही है, इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे इन किरणों को आपको पीछे बढ़ाना है, तो ये जहां से आती हुई प्रतीत होंगी, जहां से भी आती हुई प्रतीत होंगी, वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, वहीं पर उस वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब। ये हो गया। ठीक, तो ये मान लीजिए इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, और हमने कहा नेत्र क्या करेगा?
आंख का काम क्या है कि आंख दो काटती हुई किरणों को देखेगा। जो परावर्तित किरणें आ रही वो कहीं पर काटनी चाहिए, जहां पर काटेंगी वहीं प्रतिबिंब। पहली परावर्तित किरण ये, दूसरी परावर्तित किरण ये, अभी ये कहीं भी कटती हुई प्रतीत नहीं होंगी, चाहे आप जितना इधर आगे बढ़ा लीजिए। इसलिए हमारी मजबूरी कि इसको कहाँ बढ़ाना पड़ेगा, पीछे, और पीछे बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकाश किरणें दर्पण के भीतर कहीं काट रही हैं, दर्पण के अंदर कहीं काट रही हैं, और दर्पण के भीतर जहां काट रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब नजर आएगा, यानी इमेज। ओ से ऑब्जेक्ट हो गया, आई से इमेज हो गया। यही कारण है कि हमें जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो हमें जो उसका प्रतिबिंब नजर आता है वो दर्पण के भीतर नजर आता है। एक बात और, वस्तु मान लीजिए x डिस्टेंस पर है, वस्तु जो है वो दर्पण से x डिस्टेंस पर है, तो प्रतिबिंब भी कितने डिस्टेंस पर होगा, x डिस्टेंस पर होगा। नहीं ये बात समझ में? मैंने कहा कि वस्तु अगर दर्पण से x डिस्टेंस पर है तो प्रतिबिंब भी x डिस्टेंस पर होगा। यहाँ आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये जो प्रकाश किरणें हैं ये वास्तव में नहीं मिल रही हैं, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए हमने डॉटेड लाइन खींची, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा, आभासी या काल्पनिक। किसी बिंदु वस्तु, इसे हमने बिंदु वस्तु माना। अब बिंदु वस्तु क्या होता है, अगर वस्तु का आकार बहुत छोटा है, उससे जो प्रकाश किरणें चलती हैं उसकी तुलना में वस्तु का आकार बहुत छोटा है, तो उसे हम बोलते हैं बिंदु वस्तु। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या पश्चात जिस बिंदु से मिलती हुई या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अभी मैंने आपको केवल आभासी प्रतिबिंब बताया, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बताया। अब आंख को ये प्रतिबिंब आसानी से नजर आएगा। ठीक है, बात करते हैं कि जरूरी है प्रकाश किरण ऐसे भेजना, कैसे भी आप भेज कर देख लें। अगर प्रकाश किरण को आप इस तरह से भेजेंगे तो देखिए यहां पर हो जाएगा एक अभिलंब, अगर अभिलंब ये हो गया तो ये वाला एंगल हो जाएगा आई, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर, और आर हो जाएगा। इसको हम कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमें यहीं तो आता हुआ मिलेगा, ये हमें उसी पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी रेखा दिखा दीजिए, लेकिन कम से कम कितनी लाइन दिखानी है आपको, 2, तभी आपको इमेज पता चलेगी। अगर हम यहाँ से एक अभिलंबवत रेखा डाल दें, बिल्कुल अभिलंब पर अगर एक रेखा डाल दें, तो आपको पिछले वीडियो में या उससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था, अगर कोई प्रकाश किरण किसी तल पर अभिलंब पर आपतित होती है, ऐसा कुछ बताया गया था आपको। अगर कोई प्रकाश किरण किसी तल पर अभिलंब पर गिरेगी, यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और आई 0, तो आर भी कितना हो जाएगा, 0, और आई और आर दोनों 0 हो जाएंगे, यानी कि अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो यहां से ऐसे जाएगी तो इसी मार्ग पर वापस लौट आएगी, इसीलिए हमें यही पॉइंट से इस इमेज से आती हुई प्रकाश किरणें प्रतीत होंगी। ठीक है, तो बात हमने आपको यह बताई कि वस्तु जितनी दूर होती है दर्पण से, प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर प्राप्त होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे, कुछ इस वीडियो में, कुछ अगले वीडियो में। पहली चीज जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी। याद रखना आपको, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण होता क्या है, अगर ये पूछा जाए, जब किसी कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं तो समतल दर्पण बनता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। पहला तथ्य मैंने आपको बताया कि वस्तु समतल दर्पण के सामने अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो हमें क्या प्रतीत होगा, प्रतिबिंब जो है वो समतल दर्पण के भीतर कितनी दूरी पर होगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। जितना वस्तु दर्पण से बाहर, उतना ही वस्तु दर्पण के अंदर दिखाई देगी। ठीक है भाई, इसको हम समझ सकते हैं, इसकी प्रूविंग से भी समझ सकते हैं इसे। अगर इसे हम ऐसे समझें, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है O, और ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से थोड़ी देर के लिए मान लीजिए x डिस्टेंस पर है, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छी बात है। तो
दर्पण में अगर हम बात करें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा, तो एक प्रकाश किरण मैंने ऐसे भेज दी और ये हो जाएगा अभिलंब, आती हुई ऐसे प्रतीत होगी, ये अभिलंब हो गया। तो अगर बात करें इस एंगल की, तो आपको पता है ये एंगल हो जाएगा I, ये एंगल हो जाएगा R। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, परावर्तन के नियम से आपने पढ़ा है एंगल I और एंगल R दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसको अगर हम कुछ मान लें, ये I मान लिया तो ये भी I हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, अच्छी बात है। अब बात करें अगर प्रतिबिंब की, तो इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, पीछे बढ़ाया और ये जो एक किरण अभिलंबवत गिरा दी, अभिलंबवत वाली किरण जो गिरेगी तल पर जो अभिलंब होती है वो अपने ही मार्ग पर वापस लौटेगी, इसे हम पीछे बढ़ाएं। अगर हम इसे पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये आती हुई प्रतीत हो रही जिस पॉइंट से, जहां दो किरणें काट देंगी, जहां दो किरणें काट देंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, बता चुका हूं मैं आपको। तो ये पहली किरण और ये जो अभिलंबवत किरण डाली वो वापस आ रही, ठीक है, तो दो किरणें हो गई, यहां पर इमेज बन गया। अब हमें ये प्रूव करना, मान लीजिए ये जो इमेज है ये दर्पण के सरफेस से, ये दर्पण के सरफेस से इधर ये y डिस्टेंस पर प्राप्त हो रहा। हमें ये प्रूव करना है कि x और y दोनों इक्वल हैं। मैंने आपको क्या बताया कि वस्तु दर्पण के पृष्ठ से जितनी दूरी पर होती है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पृष्ठ के भीतर कितनी दूरी पर दिखाई देगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। क्यों, वो हम समझेंगे। x ये है, ये y है, हमें ये प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे ये पूछें कि ये एंगल कितना होगा, आप तुरंत बोलेंगे 90 डिग्री, बिल्कुल सही है। जस्ट बगल वाला त्रिभुज ये वाला एंगल कितना होगा, आप बोलेंगे ये भी 90 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। क्या अभिलंब को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, अभिलंब बढ़ा लें। अगर ये एंगल आई है, गौर से देखें, ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा आई। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, ये आई तो ये भी आई हो गया। अब ये आई हो गया, ये 90 है, ये आई है, सॉरी ये शीर्षाभिमुख कोण की वजह से आई हुआ है, ठीक, ये आई है तो ये आई हो गया, ये आई, ये दोनों इक्वल क्यों हुए, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आई और ये आई सेम सेम इसलिए हो गया क्योंकि अल्टरनेट एंगल, देखिए जेड बन रहा है, एकांतर कोण हो गया। अच्छा ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, यहां से ये अल्टरनेट एंगल बन जाएगा, बहुत अच्छी बात। तो ये 90, ये आई तो बचेगा कितना, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। अब ये कैसे आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, सिंपल सी बात है, आपको पता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसे थीटा मान लें तो आई प्लस 90 प्लस थीटा मिलकर 180, देन ये 90 उधर चला जाएगा, ये 180 में से 90 लेस हो जाएगा 90, और ये आई उधर जाएगा 90 माइनस आई। आराम से समझ लें इसको, तो ये हो गया 90 माइनस आई। सेम वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा 90 माइनस आई। इस बात का मतलब है, अच्छा ये वाली जो भुजा है दोनों त्रिभुज में, ये भी सेम है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। पहली चीज, ये वाला एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये एंगल आई, दूसरा वाले का एंगल आई, ये 90 माइनस आई, ये भी 90 माइनस आई, ये कॉमन वाला, कॉमन भुजा, उसमें भी कॉमन भुजा। जब दोनों त्रिभुज पूरी तरीके से ये बराबर हो गए, सारे एंगल बराबर हो गए, ये वाली भुजा बराबर हो गई, तो इसे हम बोल सकते हैं सर्वांग समत्रिभुज, ठीक है। तो इसमें सब भुजाएं बराबर, तो ये भी बराबर कर दीजिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं x और y आपस में कैसे इक्वल है। तो समतल दर्पण की पहली प्रॉपर्टी आपने सीखी। पहली प्रॉपर्टी क्या सीखी आपने, कि वस्तु को दर्पण से जितनी दूरी पर रखते हैं, प्रतिबिंब भी समतल दर्पण के भीतर उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है। समतल दर्पण के बारे में आपने समझ लिया। आज की क्लास में आपने समझा परावर्तन दो तरह का होता है, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन। अगर परावर्तन समान दिशाओं में, किसी समतल पृष्ठ से समान दिशाओं में हो रहा तो वहां नियमित परावर्तन, और अगर परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से विभिन्न दिशाओं में हो रहा है तो वहां पर विसरित परावर्तन होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। अभी इनके बारे में हमने अच्छे से चर्चा नहीं की है, इसको हमने दर्पण से समझा, एक समतल दर्पण के द्वारा। समतल दर्पण क्या होता है, जब
किसी समतल प्लेट, कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं तो समतल दर्पण प्राप्त होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये बात याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। उसके बाद हमने आभासी प्रतिबिंब आपको पहले समझाने का प्रयास किया समतल दर्पण की सहायता से। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में जहां मिलेगी वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब होगा। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको मैंने बता दिया। उसके बाद समतल दर्पण की पहली प्रॉपर्टी बता दी कि यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने x दूरी पर है तो दर्पण के भीतर वो हमें x दूरी पर ही दिखाई देगी। यानी अगर किसी वस्तु को दर्पण के सामने कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है तो हमें दर्पण के भीतर वो वस्तु उतनी ही डिस्टेंस पर दिखाई देती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी दर्पण के सामने खड़े हुए हैं और हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण का साइज कितना होना चाहिए? दर्पण कम से कम आपके साइज का आधा होना चाहिए। यदि कोई वस्तु h हाइट की है और वो दर्पण के सामने है, दर्पण में उसका पूरा प्रतिबिंब तभी दिखाई देगा जब दर्पण का आकार वस्तु के आकार का आधा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ऑनलाइन ढालने का प्रयास चल रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हर चीज़ हो जाती है। अभी मुझे भी लग रहा है अजीब फील होता है क्योंकि कोई बच्चा है नहीं सामने, तो थोड़ा आदत बनाएं आप भी, हम भी धीरे धीरे आदत बना रहे हैं। अभी लगभग ये कोरोना तो मुझे लगता चलता रहेगा, तो पढ़ाई अच्छे से करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।